आज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे और इसमें ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु आपका पूरी तरीके से साथ दे रहे होंगे, अपनी निगाहें आप पर रख रहे होंगे। आज के अपने इस अध्याय में मैं बात करूंगा आपसे रेखा के बारे में। रेखा का एक कथन था कि इस तथ्य से कि वह एक विवाहित व्यक्ति था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाब तो गुलाब है, गुलाब तो गुलाब है तो गुलाब ही रहेगा। व्हाट इज इन द नेम ना। अगर गुलाब को किसी और नाम से पुकारा जाए तो क्या वो गुलाब गुलाब नहीं रहेगा? कहने का तात्पर्य। तो रेखा का ये जो स्टेटमेंट था ना, सीधा सीधा अमिताभ बच्चन के लिए था कि अगर कोई व्यक्ति विवाहित है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या एक विवाहित व्यक्ति किसी लड़की की किसी लड़की के ख्वाबों का राजकुमार नहीं हो सकता? प्रेम अपनी जगह है और शिव शादी अपनी जगह है। तो रेखा इस मामले में बहुत ज्यादा स्वतंत्र थी और उनके जो बयान थे बड़े बेबाक हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि ये एक ही ऐसा बयान था। जब रेखा अपने शबाब पर थी, और आज भी रेखा का कहीं स्टेटमेंट आता है ना, बहुत ज्यादा एक अलग किस्म का स्टेटमेंट होता है, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं उनके। बहरहाल आपको हमेशा ये लगता है ना कि जया बच्चन और रेखा में हमेशा एक दुश्मनी का एक व्यवहार रहा और ये फूटी आंख एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त करती थी और इनमें सौतन वाला व्यवहार रहता था। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में था? आपको लगता है कि ऐसा वास्तव में था? नहीं, नहीं साहब। ये चीज तब शुरू हुई जब अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में रेखा के साथ आईं और रेखा ने कथित तौर पर अमिताभ बच्चन को अपना पति मानना शुरू कर दिया था। और ये खबरें जब जया बच्चन के पास पहुंची, तब से यह गतिरोध बढ़ा। नहीं तो उससे पहले और सबसे पहले, ये मैं बात कर रहा हूं 1971-72 की। सन 1971 यानी 1971-72 के आसपास रेखा और जया बच्चन बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, बहुत अच्छी दोस्त। और करीब 6-7 साल के बाद में इनका जो रिश्ता था वो बिल्कुल पलट गया। तो मैं बात कर रहा हूं तब की, जब एक शब्द था दीदी भाई। दीदी भाई जैसा कि मैंने टेम्पलेट पर भी बोला, दीदी भाई का मतलब क्या है? भाई और दीदी, दीदी भी और भाई भी। कौन किसको दीदी भाई बोलता था, आपको मालूम है? चलिए आज मैं अपनी बात दीदी भाई के इस टाइटल से ही शुरू करता हूं। तो अपनी पहली कुछ फिल्मों की सफलता के बाद रेखा ने 1972 यानी 1972 में अपना खुद का एक फ्लैट खरीदा बॉम्बे में। उस समय मुंबई नहीं, बॉम्बे कहा जाता था। होटल अजंता को छोड़ करके वह 18 साल की उम्र से जुहू के बीच अपार्टमेंट में जाकर के रहने लग गए। वो इससे पहले होटल अजंता में ही रहती थी और ये उनका जो संघर्ष था ये चल रहा था। और 18 साल की जब वो हुई, यानी 1972 में उनकी उम्र करीब 18 साल ही थी, तो वहां जाकर के वो रहने लग गई। और उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में जया बच्चन, यानी जो उस समय जया भादुड़ी हुआ करती थी, वो भी रहती थी। और जया भादुड़ी ने उस समय तक खुद को एक उत्कृष्ट अभिनेत्री के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ में स्थापित भी कर लिया था। और ये वो समय था जब उनके हाथ में बहुत सारी फिल्में थी। गुड्डी उनके हाथ में थी, मिली आने वाली थी, मतलब ऐसी ऐसी फिल्में जो कल्ट हैं, महिला प्रधान फिल्में थी। उनके नाम देखिए आप, मिली यानी जया भादुड़ी, गुड्डी यानी जया भादुड़ी, आप देखिए। और उनके पास व्यवसायिक और सार्थक सिनेमा के की जरूरतों को आसानी से पूरा करने की एक कैपेसिटी थी, पूरी क्षमता थी। और यही कारण है कि उनकी गिनती उस समय की सबसे बहुमुखी, महत्वपूर्ण और गंभीर अभिनेत्रियों के साथ तो की जाती थी, बल्कि गंभीर, महत्वपूर्ण और बहुमुखी अभिनेताओं के साथ में भी उनकी गिनती की जाती थी। आप
जया बच्चन यानी जया भादुड़ी जो हुआ करती थी, उनकी पुरानी वो फिल्में देखिए, और इस समय तक रेखा को साहब एक्टिंग का ए नहीं आता था, ये आप समझें। ये बहुत बाद में जाकर के हुआ कि आपको रेखा ही रेखा दिखने लग गई और जया बच्चन का नामो निशान खत्म हो गया। और उसके पीछे वजह यह भी रही कि शादी हो जाने के बाद में जया बच्चन ने अपनी पूरी गृहस्थी को एक गृहिणी होती है ना, कि जो अपने बच्चों पर ध्यान देती है, तो उन्होंने वो पत्नी कर्तव्य अपने उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया। बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने अपनी इन दोनों जो जिंदगी थी ना, वैवाहिक जिंदगी और व्यावसायिक जिंदगी, इन दोनों को एक करके अपनी जिंदगी को खराब किया। लेकिन उनमें आप देखिए, जया भादुड़ी में एक बात थी कि भाई उनको मालूम था कि कौन सी चीज कहां पर मुझे अप्लाई करनी है, कौन सी चीज मुझे कहां अप्लाई नहीं करनी। रेखा और जया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत लगभग एक ही समय से की थी, एक ही समय पर की थी। हालांकि अभिनेताओं के रूप में उनके जो पथ थे, जो दोनों के जो जो रास्ते थे, वो बिल्कुल अलग अलग थे। एक अभिनेत्री के तौर पर ना तो रेखा ने खुद को गंभीरता से लिया, ना ही इंडस्ट्री ने रेखा को गंभीरता से कभी लिया। ये चीज आप देखिए, जब रेखा की पहले की जो फिल्में थी ना, जो अमिताभ बच्चन से पहले जो रेखा की फिल्में आती थी, आप देखिए रेखा का क्या तरीका हुआ करता था फिल्म में काम करने का। आपको उनकी अदायगी से ही ये चीज मालूम चल जाएगा कि इंडस्ट्री ने भी रेखा को कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। उनके आसपास की बातचीत उसके काम के बारे में नहीं थी, बल्कि उनका जो निजी जीवन था और उनकी जो विविध प्रकार की प्रवृत्तियां थी, उनके बारे में ही ज्यादातर फिल्मी पत्रिकाओं में बात होती थी। मैं बात कर रहा हूं रेखा की। कभी भी उनकी एक्टिंग के बारे में या काम के बारे में कोई भी पत्रिका छापती नहीं थी, बल्कि उनकी लाइफ में जो चल रहा होता था, कि उनकी जिंदगी, उनके पिताजी जो हैं यानी जेमिनी गणेशन साहब, उनसे उनका क्या रिश्ता रहा, नाजायज औलाद औलाद क्या मानते थे क्या नहीं मानते थे, इस चीज के बारे में। रेखा का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, कोशिश हुई, उसके बारे में बात होती थी। कभी रेखा की एक्टिंग के बारे में बात नहीं होती थी, क्योंकि बातचीत हमेशा उस चीज के बारे में बात होती है जो चीज लाइमलाइट में होती है, जो चीज वास्तव में उस पर फिट हो, उस कलाकार पर। आज अमिताभ बच्चन की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, उनके प्रेम प्रसंग भी कई जगह चले, खुद की गलतियां भी हुई, लेकिन आज हम अमिताभ बच्चन को एक्टिंग की वजह से ही ज्यादा मानते हैं। और अमिताभ के बारे में आप कितना ही बोले, या हम अमिताभ के बारे में जो भी जिक्र अगर हम लंबा करेंगे ना, छोटा जिक्र तो हम उनकी गॉसिप लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें अमिताभ के बारे में बहुत सारे एपिसोड बनाने हो ना, तो अल्टीमेटली हमको उनके एक्टिंग के ही बारे में बात करनी पड़ेगी, जिसमें वो माहिर निष्णात है और शायद उनके बराबर कोई होगा नहीं। तो मैंने जैसा कि बताया कि उनको ना तो इंडस्ट्री ने सीरियसली लिया रेखा को, ना उन्होंने खुद ने कभी सीरियसली लिया। उनके आसपास की बातचीत जो होती थी ना, वो बस गॉसिप से ही होती थी, लोग बाग उनको उसी तरीके से मानते थे। तो अब रेखा भी काम को सिर्फ मजे मजे में ही करती थी, सिर्फ कि ठीक है साहब, एक पेट पालने के लिए एक चीज है बस। और वो ज्यादातर शूटिंग को बंक करती थी, जिस तरह से कॉलेज की लड़कियां बंक करती थी। और मैं उनमें कोई गलती नहीं मानता, क्योंकि उस समय तक उनकी उम्र महज 18 साल थी। अब 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे में क्या एक समझ होती है, और ये चीज वो बचपन से करती थी। और बस यही था कि इस उम्र में वैसे भी हमको मालूम नहीं होता ना कई बार कि कोई गाइड करने वाला नहीं है। रेखा बिल्कुल अकेली थी, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। पिताजी थे जो कि उनको मानने को तैयार नहीं थे कि ये मेरी बेटी है, कभी भी डिक्लेयर ही नहीं किया कि ये मेरी बेटी है। ठीक है, बहुत बड़े स्टार थे जेमिनी गणेशन, लेकिन उन्होंने कभी भी रेखा को अपनी बेटी नहीं माना। तो ये माहौल था। देखिए, हर चीज के पीछे एक वजह होती है, हम किसी भी इंसान को गलत नहीं ठहरा सकते। उस इंसान के साथ में क्या चल रहा है ना, उसके पीछे की जिंदगी को देखना चाहिए, जासूसी की तरह नहीं, लेकिन एक सहानुभूति की तरह जरूर देखना चाहिए, तो आपको उस इंसान का व्यक्तित्व क्यों है ऐसा, इसका जवाब मिल जाए। तो अब देखिए, उस टाइम पर ये सारी चीजें थी कि निर्माता निर्देशक उनको पैसा दे देते थे, और वो लेकिन वो डरते भी थे, और कई बार ऑप्शन भी ढूंढते थे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैंने फिल्म रेखा को दे दिया है और ये कहीं अटक जाए, क्योंकि रेखा का कोई पता नहीं था कभी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और वो
उनका जो व्यवहार था, उनका जो नेचर था वो ऐसा था कि वो मतलब थोड़ी चंचल प्रवृत्ति की थी। पता नहीं था, कभी शूटिंग करते करते छोड़ के चली जाए, शूटिंग के बीच में मना कर दें। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि ये व्यवसायिक दृष्टि सही नहीं है। इस तरह को मतलब आप प्रोफेशनलिज्म नहीं कह सकते हो। तो रेखा में प्रोफेशनलिज्म था ही नहीं, उनमें एक बचपना था। चाहे वो कोई भी स्टार हो, चाहे सुनील दत्त हो, चाहे राजेश खन्ना हो, सभी ने रेखा की वजह से इंतजार किया। आपको लगता है ना कि राजेश खन्ना की वजह से पूरी शूटिंग, पूरी जो यूनिट है उसको कई बार इंतजार करना पड़ा। हाँ, राजेश खन्ना लेट आते थे अक्सर, लेकिन जब वो सीन करते थे तो परफेक्ट होता था, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, जैसे गोविंदा। लेकिन राजेश खन्ना और सुनील दत्त को भी रेखा ने अपनी फिल्मों में इंतजार करवाया। एक बार तो ऋषिकेश मुखर्जी को नमक हराम के सेट पर शूटिंग ही छोड़ देनी पड़ी। नमक हराम 1973 में आई, क्योंकि आधे दिन तक इंतजार करने के बावजूद भी रेखा कभी भी नहीं आई। मैं आपको फिर बता दूं कि इस समय तक वो रेखा की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी। वो भावुक और संवेदनशील और स्वतंत्र विचारों वाली एक लड़की मानी जाती थी, जिनके अफेयर्स भी चल रहे थे और वो उनके लिए छोड़ देती थी कई बार फिल्में। किरण कुमार के लिए उन्होंने कई बार उनसे मिलने के लिए अपनी चलती हुई शूटिंग को छोड़ करके वो किरण कुमार से मिलने के लिए चले गए। ये एपिसोड मैं आपको बताऊंगा। वो दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो बहुत, जैसे होता है ना कि लड़कियां होती हैं उतावली दीवानी किस्म की लड़कियां होती हैं, किसी से प्रेम करती हैं तो वो प्रेम अगन में वो सब कुछ छोड़ देती हैं। वो प्रोफेशनलिज्म को भी छोड़ जाती हैं, भूल जाती हैं। वो प्रेम जो होता है ना, जिसको बोलते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो वो जब प्यार में पड़ी तो उन्होंने सब चीज को छोड़ दिया। बहुत सारे स्टार्स, और यही चीज जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ में प्रेम किया तो वो सब भूल गई कि अमिताभ बच्चन कोई शादीशुदा व्यक्ति है या कैसे हैं, या उससे उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अमिताभ की जिंदगी पर, जया बच्चन की जिंदगी पर और खुद रेखा की जिंदगी पर। तो वो थोड़ा सा इस टाइप के कैरेक्टर होते हैं ना, जो दिल से भावुक इंसान है। रेखा बहुत ज्यादा भावुक है, लेकिन उनकी जिंदगी में जो गलतियां हुई उनसे, जो जिस तरह से प्रभाव पड़ा उनकी पूरी जिंदगी पर, वो बहुत ज्यादा बाद में जाके रिजल्ट भी हो गई। तो रेखा देखिए कॉम्बिनेशन है कि रेखा इमोशनल भी है, रिजर्व्ड भी है। आपको कई बार लगता होगा कि वो मिस्टीरियस है, क्यों है इस वजह से, क्योंकि और अमिताभ के साथ में उनका कोई अफेयर नहीं था कि जो अमिताभ के साथ में ही चला। अमिताभ तो बहुत बाद में आए थे उनकी जिंदगी में, जहां तक अफेयर्स की बात है। लेकिन अमिताभ के आने के बाद में उनको मालूम चला कि जिंदगी क्या है, एक्टिंग क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है। और वास्तव में जो पॉलिश हुई ना उनकी पर्सनैलिटी, वो अमिताभ के मिलने के बाद में हुई थी। तो उस बीच में अपार्टमेंट में रेखा और जया बच्चन आपस में मिलती थी। रेखा प्यार से जया को दीदी भाई बुलाती थी और अक्सर जया के साथ समय बिताने के लिए उनके फ्लैट पर चली जाती थी, और उनके आपस में बातचीत होती थी करियर को लेकर के, जीवन को लेकर के। और यहीं पर रेखा की जो पहली मुलाकात थी अमिताभ बच्चन, यानी उस समय वो जया बहादुरी के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन सबसे पहले इसी फ्लैट पर, यानी जया बच्चन के फ्लैट पर रेखा की मुलाकात अमिताभ से हुई थी। और प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन के बेटे थे अमिताभ बच्चन। उस समय तक उनकी यही छवि थी। अमिताभ की खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं बन पाई थी। अमिताभ ने अपने करियर की शुरुआत, जैसा कि मैंने बताया, ख्वाजा अहमद अब्बास के अब्बास की साथ हिंदुस्तानी, जो कि 1969 में जो रिलीज हुई थी वहां से की थी। और ये सारी फिल्में जो थी ना, इसके बाद में लाइन से ये फिल्म और कई फिल्में बहुत ज्यादा फ्लॉप रही, और जिनमें उन्होंने मुख्य भूमिकाएं भी निभाई थी। और वास्तव में उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि रेखा के साथ में दुनिया का मेला एक फिल्म आई थी 1974 में। उस फिल्म को साइन किए जाने के बाद भले ही शूटिंग शुरू हो गई हो, उस फिल्म में जीएम रोशन ने, मैं आपको मुस्कुरा हंस इसलिए रहा हूं, जीएम रोशन ने उस फिल्म में अमिताभ बच्चन को हटा करके संजय खान को ले लिया था, जो कि इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त थे जीएम रोशन कि अमिताभ बच्चन मनहूस हैं। हालांकि अमिताभ और रेखा ने फिल्म के लिए गाना था तौबा तौबा, वो पहले ही शूट कर लिया था, और यह उनका एक पहला गाना था। यानी अमिताभ बच्चन और रेखा सबसे पहले किस फिल्म में नजर आए थे? दुनिया का मेला, जो कि आज आपको संजय खान के साथ में दिखाई देती है। उसमें अमिताभ बच्चन थे मूल रूप में हीरो, और सबसे पहला जो गाना था ना, वो तौबा तौबा
गाना है जो अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में था, और आज ये गाना आपको YouTube पर भी मिल जाएगा। लेकिन उस समय रेखा और अमिताभ बच्चन की वो बातचीत नहीं थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी सहमे डरे हुए थे और बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में रहते थे, और रेखा का भी कोई कुछ वो नहीं था यहां पे। बहरहाल इसके आगे क्या हुआ, इसकी कहानी मैं आपके सामने कल बताऊंगा, कल व्यक्त करूंगा उन सारी चीजों को। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये एपिसोड यहां तक का बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहानी क्या चलने वाली है, क्या नहीं चलने वाली है, इस चीज का आप अंदाजा लगाएंगे। ये सारा जो निष्कर्ष है मैं आप पर छोड़ता हूं कल तक के लिए, और कल फिर से क्रमशः मैं अपनी कहानी को आगे जोड़ूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं, बट इस वादे के साथ कि प्लीज 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 मेरे चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब करें। और मेरा वादा तो यह है ही कि मैं कल आपसे मिलूंगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, घंटा को बजा दें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, और ये आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ बन पाएगा, हमारा प्रेरणा बन पाएगी, हमारा एक करियर बन जाएगा इन सब चीजों में, ठीक है। और हर एक नया इंसान इसी तरह से होता है जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, शायद इसी तरह से दरकार भी करता होगा, और किससे करें हम बात आप ही हैं, आप ही से होती है हमारी मुलाकात। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। भगवान आपको खुश रखे, आबाद रखे, मस्त रखे। अभी चलता हूं, कल मिलता हूं। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय।